रश्मि जी का इंदौर में और लिट चौक के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का भी स्वागत है। अगले 45 मिनट तक हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं का जो उद्यमिता के क्षेत्र में योगदान है और जो कोशिशें हैं, इसके साथ साथ जो लेखन के ज़रिए वो अपनी बात लोगों तक पहुँचा रही हैं, उस बारे में हम बहुत सारी बातें कर पाएँ। बातों के साथ साथ आखिरी में हम कुछ सवाल भी लेंगे, तो आप लोग सुनते जाइए और अपने सवाल भी तैयार करते जाइएगा। सबसे पहले मैं रश्मि जी से ये पूछना चाहूँगी कि आपने आईआईएम से एमबीए किया और आज से 20 साल पहले अगर हम सोचें तो हमारे ऊपर ये माँ बाप की तरफ से एक लगाम जैसी होती थी कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी में देखना, इधर उधर मत देखना। इधर उधर देखा तो डांट पड़ जाएगी या एक इमोशनल वर्डन हमारे ऊपर रख दिया जाता था कि तुमको इतना पढ़ाया, इतनी अच्छी जगह से पढ़ाया, तुम ये छोड़ छाड़ के इधर उधर कहाँ घुस रहे हो। तो जब आपने आईआईएम से एमबीए करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से जर्नलिज्म के बारे में सोचा, तो आपको फैमिली से ऐसा सुनने को नहीं मिला, या आपने अगर ये डिसीजन लिया तो उस समय आपका क्या इंटरनल आपके अंदर क्या इमोशंस थे, क्या विचार थे, और आपके परिवार से क्या सपोर्ट और क्या नाराज़गी आपने झेली, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जन्म रतलाम का है, तो ये जो मध्य प्रदेश है और ख़ासकर मालवा रीजन है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसीलिए मैं जब लिट चौक का इनविटेशन आया तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर इसमें शामिल होना चाहिए। अब रही हाँ, ये थोड़ी अजीब बात है कि कहाँ आईआईएम का एमबीए और कहाँ आप राइटिंग में चले गए। लेकिन एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं बीए का कोर्स कर रही थी, तभी मुझे एक जुनून, एक फितूर मतलब चढ़ा कि मेरे को अपना आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाना है। तो मैंने उनको भेजा, अपना लिख कर, और पोस्ट से भेजा आर्टिकल, उस समय ईमेल नहीं होता था। और उनका एक हफ्ते के बाद एक स्लिप पे लिख कर आ गया कि हम नहीं छाप सकते। मैंने दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की। अब चौथी बार जब मेरे पास वो स्लिप आई कि हम नहीं छाप सकते हैं, तो दो चीज़ें हो सकती थी। या तो मैं मान लेती कि मेरे में कोई टैलेंट है ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन मेरे अंदर तो और ज़्यादा ही एक ज़िद पकड़ ली मैंने कि मेरे को करना ही करना है। तो मैं हर हफ्ते नए नए टॉपिक सोच के अपने आर्टिकल भेजती थी, और 40 हफ्तों के बाद 41वें हफ्ते में मेरी वो एक आर्टिकल छोटी सी छपी थी। तो उसी तरह मेरा ये लेखन का जो एक प्रोफेशनल करियर है वो शुरू हुआ, और उसके लिए शायद 100 रुपये का कुछ चेक भी मिला था मुझे। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, मेरे सारे दोस्त बचपन के सब आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल में चले गए थे, तो मैंने उन्हें ना एक वादा किया था कि मैं आईआईटी नहीं तो आईएम की परीक्षा दे दूंगी, ट्राई करूंगी। और ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं की, पता नहीं मुझे मिल गया एडमिशन। तो फिर सोचा वहाँ जाके देख कर आते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। और वहाँ पे 2 साल जो मैंने गुजारे आईआईएम अहमदाबाद में, बहुत ही इट वाज वेरी एनरिचिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला। क्लासरूम के अंदर नहीं, मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ का तो एटमॉस्फेयर एकदम अलग है। वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स नहीं देते, आप टीचर के साथ बातचीत कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, एक अपने आप सोचने का एक तरीका वो आपको उसमें डाल देते हैं कि यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी समस्या हो उसका हल आप निकाल सकते हो, और एक समस्या के बहुत सारे सल्यूशन हो सकते हैं। तो एक माइंडसेट चेंज हुआ। लेकिन मैंने एक जॉब की थी, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने जॉब की थी, और मेरा काम क्या था कि 2 महीने तक मेरे को सर्फ अल्ट्रा और एरियल पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं उनका सर्वे करना था। तो 300 महिलाओं का मैंने सर्वे किया। फिर मैंने सोचा कि यह ज़िंदगी भर मैं ये करूँगी, बहुत ही बोरिंग लगा। तो फिर मैंने कहा भाई
मुझे तो लिखने पढ़ने से ज़्यादा शौक है, तो लोगों ने मुझे एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि आप ना जॉब ले लो और ऐसे टाइम पास के लिए, हॉबी के लिए आप लिखो। पर मुझे लगा कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काम से थके हारे आएंगे तो कोई लिखने पढ़ने का ना दिमाग नहीं रहेगा, बस आके घर पे सो जाएंगे। तो मैंने ये डिसीजन लिया, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। मुझे लगा कि मुझे छुटकारा मिल गया उस दुनिया से जहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर बेचना पड़ेगा। तो घर में थोड़ी हुई तकलीफ मेरे पिताजी को, खासकर उनको बहुत चिंता थी। बोले ठीक है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कई साल बाद उन्होंने मुझे एक ईमेल भेज के कहा कि ही फील्स वेरी प्राउड, कि उन्होंने कहा कि तुमने सही निर्णय लिया, क्योंकि आज लोग मुझे तुम्हारे फादर के रूप में भी जानते हैं, और तुम्हारे अंदर जो कला थी, टैलेंट थी, उसके ऊपर तुमने अपना रास्ता चुना, तो यू कुड बी एक्सीलेंट इन इट। इट्स अ मैं किसी वेरी और करियर में जाती तो मैं नॉर्मल सी कोई, मैं यहाँ स्टेज पे बैठी नहीं होती। करेक्ट मैम, इट्स अ वेरी सो ब्यूटीफुल थिंग। सो यहाँ बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी दिल की सुनो। आई नो इवन आज बहुत मुश्किल है, 30 इतने साल बाद भी मैं स्टूडेंट्स को मिलती हूँ जो कहते हैं पेरेंट्स का दबाव है। लेकिन अगर आपके अंदर वो हिम्मत है और कन्विक्शन है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप अपना रास्ता चुनो। पेरेंट्स के खिलाफ भी थोड़ा बहुत जाना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, बट थोड़ी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल मैम, हिम्मत तो चाहिए ही। और ये बहुत हिम्मत के अलावा यहाँ बहुत सारा यूथ बैठा है, तो उसको मैं एक बार से फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी ये बात कि आपने 40 हफ्तों तक कोशिश की थी लिखने की। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे लिखना शुरू करें, हम कैसे पब्लिश हों, हम कहाँ से शुरू करें, पब्लिशर्स का कांटेक्ट दे दीजिए, किस तरह से लिखें। तो ये बहुत आपने अपनी बात में बहुत बड़ा मोटिवेशन दे दिया उन लोगों को जो लिखना चाहते हैं, लिखना जानते हैं, पर पब्लिश नहीं हो पाते हैं। तो हिम्मत मत हारिए। 40 हफ्तों तक कोशिश करने के बाद 41वें हफ्ते में आपका आर्टिकल छपा था और आज मैम की 12 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं किताबों की। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग और इट्स अ वेरी बिग नोट टू ऑल द यूथ जो लिखना चाहते हैं, पब्लिश होना चाहते हैं। और ये वाकई में होता है मैम। जब मैंने भी एमटेक किया हुआ है वनस्थली यूनिवर्सिटी से, और मैं भी इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में सीटेक में रिसर्च साइंटिस्ट थी। और जब मैंने वहाँ से काम छोड़ा और मैंने लेक्चरशिप छोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो मैंने जब लिखना शुरू किया, आपने भी एक मैगज़ीन रन की है, मैंने भी 3 साल एक मैगज़ीन रन की थी, तो मुझे भी पापा की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी उस टाइम पे और बहुत गुस्सा हुए थे वो। लेकिन जब उसके बाद किसी किसी कंपटीशन में मेरी स्टोरीज़ पब्लिश हुई और मैंने एफएम के लिए लिखना शुरू किया, स्टोरीज़ आईं, अखबार में नाम आया, तो वही फादर जो मुझसे कई महीनों तक नाराज़ थे, वो अखबार का टुकड़ा अपनी जेब में रख के घूमते थे और लोगों को दिखाते थे कि ये मेरी बेटी है और अब मुझे इस पर गर्व है। तो होता है ऐसा, हमें पता होना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है। थोड़ी बहुत नाराज़गी माँ बाप की झेलनी पड़ती है, लेकिन उनको नाराज़ करने का ये मतलब नहीं होता कि हम उनको उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, या तो कोशिश करनी होती है। अब मैं आती हूँ आपकी पहली किताब पर। स्टे हंग्री स्टे फुलिश वॉज योर फर्स्ट बुक। तो किसी भी लेखक के लिए उसकी पहली किताब बहुत ही मतलब मेरे मेरे अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक बच्चे की तरह होती है। जब उसको डेवलप करते हैं, धीरे धीरे उसको सेते हैं, उसको तैयार करते हैं और उसको पब्लिश करने के टाइम पर बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। छपेगी, नहीं छपेगी, कोई एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, कोई पब्लिशर इसको पसंद करेगा या नहीं करेगा। और नॉन फिक्शंस के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडियन नॉन फिक्शन के साथ तो और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को लगता है कि ये क्या ही मोटिवेट कर पाएंगे दुनिया को। तो जब आपकी पहली किताब आ रही थी, तब आपके क्या इमोशंस थे? तब आपने कितने स्ट्रगल किए उस किताब के लिए? और ये जो कोट है, ये किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी का एक कोट है, तो आप उस कोट को अपनी किताब का टाइटल भी बना रहे थे। तो उस टाइम पे आपको क्या लगा कि ये किताब चलेगी, नहीं चलेगी, ये टाइटल से लोग क्या समझेंगे, कहीं उन्हीं की किताब तो नहीं है ये? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको।
एक्चुअली मेरी जो किताब लिखने की कहानी थोड़ी अनोखी है, क्योंकि मुझे स्ट्रगल तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये जो किताब है मेरे पास एक प्रोजेक्ट के रूप में आई थी, जो आईआईएम अहमदाबाद में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। उनकी इच्छा थी कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें हम ये किताब निकालना चाहते हैं, जो हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम 1000 कॉपी चाहिए उन्हें। ओके, सो इट वाज लाइक अ प्रोजेक्ट। और उनका मकसद क्या था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बड़ी बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब हम अपने पुराने स्टूडेंट्स एलुमनाई को देखते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें से 25-30% अपना ही कुछ काम कर रहे हैं और कुछ बड़े लेवल का काम भी कर रहे हैं। तो उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ये अपना काम या एंटरप्रेन्योरशिप भी एक करियर पाथ है। ओके, बस इतना ही मुझे बताया गया कि ये 10-20 लोगों का इंटरव्यू आपको लेना है और एक किताब लिखनी है उनको इंस्पायर करने के लिए। और हमने कोई बेचनी भी नहीं, किताब वहाँ पे फ्री बांट देंगे। लेकिन मैंने सोचा इतने सालों से मैं लिख रही हूँ लेकिन किताब तक पहुँची नहीं हूँ, चलो भगवान ने मुझे ये एक मौका दिया है, तो मैंने उसको बिल्कुल उसमें अपना खून पसीना लगा दिया। मैंने मतलब बिल्कुल दिल से काम किया। मैं कुछ भी लिख के दे सकती थी कि भाई 1000 कॉपी कौन पढ़े ना पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है, किसी दुकान में तो जा नहीं रही है। लेकिन चूंकि मेरा नाम उसके ऊपर छपेगा, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर मुझे गर्व हो कि मैंने अपना उसमें बेस्ट दिया है। सो जब मैं एक एक 3 महीने तक तो हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे थे, तो उसके लिए मुझे 6 शहरों में जाना पड़ा। उस समय ज़ूम वगैरह पे तो कोई करता नहीं था, तो हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली सब जगह मैं गई। और जिनसे भी मैं मिली उनसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं वही भावना अपनी किताब के थ्रू लोगों को देना चाहती थी जो पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि किस तरह से लिखें। ये बहुत सारी फेमस बुक्स हैं, जो यूएस यूके वगैरह में छपती है, लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। तो उनका फॉर्मेट कॉपी करूं कि वही एक तरीका है। लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादातर उस तरह की किताबें बड़ी बोरिंग होती है, कोई पढ़ता नहीं है। लोग लेके घूमते रहते लेकिन पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। और जब हम मैनेजमेंट कर रहे थे तो एक केस स्टडी करके एक चीज़ होती है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के? आप केस स्टडी पढ़ते हो? डू यू एंजॉय इट? यस, ओके, यू एंजॉय। मैं तो मतलब मुझे केस स्टडी से बहुत ही बुखार आता था, क्योंकि उसमें ना 3-4 पेज होंगे और उसमें 10-15 पेज होंगे, डायग्राम्स, टेबल्स, बहुत सारा डेटा होगा। तो मुझे लगता था कि एक तो कहानी तो इसमें है ही नहीं। तो शायद मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा ये अमर चित्र कथा वगैरह पढ़ी थी, तो अ, और वैसे भी हमारे देश में हर चीज़ कहानी के माध्यम से ही सिखाई जाती है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पंचतंत्र हो। तो किसी मतलब मेरे अंदर की आवाज़ ये थी कि भाई कहानी लिखो। तो मैंने हर शख्स की कहानी बताई है, उसमें उनके बिजनेस के बारे में भी बताया है, लेकिन उसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है। मतलब जब आप अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ते हो तो रात में नींद नहीं आती है, किस तरह से आपके अंदर दुविधा होती है, वो चीज़ों के बारे में किसी ने लिखा नहीं था। तो मैंने उनकी स्टोरी मतलब किताब में डाली। और 1000 कॉपी जब छप गई उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ी सी और हम छाप के दुकानों में भी डाल देते हैं। और बिना किसी मार्केटिंग के, मतलब लोगों ने उसको जैसे इतना एक्सेप्ट किया, इतना उन्हें पसंद आया कि उन्होंने ही मेरी पब्लिसिटी करी। मुझे एक ईमेल आया था पहली बार, आई रेड योर बुक एंड आई क्विट माई जॉब। मीन्स आपकी किताब पढ़ी और मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मुझे अपना ही कुछ करना है। अब इस बंदे के अंदर वो दिल में वो चाहत तो पहले से ही थी, लेकिन इस किताब में 20 लोगों की कहानियाँ पढ़ के फिर उसको लगा कि यार इसने भी किया है, उसने भी किया है, और ये मेरे जैसे ही लोग हैं। ये कोई धीरूभाई अंबानी और टाटा बिरला नहीं है या बिल गेट्स नहीं है। तो एक तरह से लोगों को शक्ति मिली और फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन मैंने कुछ आई डोंट नो, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने उसको कैसे बनाया सक्सेस। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने तो जो किताब मैं लिखना चाहती थी मैंने दिल से लिखी और लोगों के दिल को छुआ, तो उन्होंने फिर उसे आगे बढ़ाया।
और शायद मुझे लगता है कि किताब लिखने का यही एक उसूल होना चाहिए कि आप ये ना सोचते रहो कि उसे क्या पसंद आएगा, उसे क्या पसंद आएगा। आप अपने दिल से एक्सप्रेशन अगर आप करोगे और सच्चाई से करोगे, और जिनको भी मैं मिली उन्होंने भी सच्चा सच्चा बताया, उन्होंने कुछ अच्छा पूरा गोल्डन पिक्चर नहीं पेंट की कि नहीं बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उसमें। तो इसी तरह सो माउथ किताब, पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी बेसिकली, कि या लोग पढ़ते आई, हैं और आगे पास करते हैं कि तुम भी पढ़ो। आपको लगता है कि किताबें पढ़ के, मतलब आपने एक इंसिडेंट तो बता ही दिया, बट बेसिकली किताबें पढ़ के वाकई लोग इतना मोटिवेट हो सकते हैं कि वो निकल जाएं अपने रास्ते पर? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जब आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हो मोटिवेशनल वीडियोस, लेकिन आपके दिमाग में कितनी वो बात घुसती है? आपने एक देखा, दो देखे, 10 देखे। किताब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपनी मेहनत भी डालनी पड़ती है, आपके दिमाग की कसरत होती है। आपको एक सेंटेंस, हो सकता है एक किताब में सिर्फ एक लाइन हो जो आपके दिमाग में चिपक जाए। अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक किताब निकली थी, उसका नाम था ओडिसी। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब्स एंड जॉन स्कली। अब स्टीव जॉब्स जिसने शुरू किया था एप्पल इन 1984, और उसके एक साल बाद, उस समय जॉन स्कली पेप्सी के सीईओ थे। पेप्सी मतलब सबसे बड़ी कंपनीज में थी दुनिया की, और स्टीव जॉब्स ने जाके उनको बोला कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मेरा छोटा सा नन्ना सा इतना सा कंपनी, आप उसमें आ जाओ। एंड जॉन स्केली एग्रीड, और उसमें एक लाइन थी जिसकी वजह से उसको लगा यस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। उसने कहा था, जो स्टीव जॉब्स सेड, डू यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ सेलिंग शुगर्ड वाटर, और डू यू वांट अ चांस टू चेंज द वर्ल्ड? क्या दुनिया में आप, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आप शक्कर वाला पानी बेचना चाहते हो, या फिर आप दुनिया को बदलने की एक चाहत रखते हो? तो मेरे को भी जब वो जॉब मिली ना, वो डिटर्जेंट वाली, मैंने कहा यार मैं क्यों बेचूं डिटर्जेंट। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दुनिया बदलूंगी, पर मैंने सोचा कुछ तो ऐसा करूं जो थोड़ा मीनिंगफुल है, जिसमें कोई, मतलब अगर मैं कुछ भी लिखूं, अखबार में भी छोटा लिखूं, शायद किसी का फ़ायदा हो। मैं नहीं कह रही कि वो दूसरे जॉब ख़राब हैं, किसी और के लिए अच्छे होंगे, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो उसमें नहीं था। तो बेमन से जॉब करके, चाहे कितने भी पैसे आपको मिल रहे हों, अगर रोज़ सुबह उठने के समय आपको लगता है कि यार आधा घंटा और सो जाऊं, तो उस तरह का जॉब मुझे नहीं करना था। तो कर उस लाइन ने इतना प्रभावित किया, तो हो सकता है उसी तरह कुछ और किताब पढ़ के आप प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, किताबें बहुत प्रभावित करती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किताबें पढ़ने के बाद हम कई कई दिनों तक उस जोन में रहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जितनी भी नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर पॉइंटर्स में लिखी होती हैं, तो वो इंसान को बोरिंग लगने लगती हैं। बट आपने स्टोरीज़ के फॉर्मेट में लिखा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहानियाँ ही हैं जो लोगों को प्रेरित करती हैं। वन लाइनर्स या पॉइंटर्स प्रेरित नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी 2 किताबें भी यहाँ लॉन्च होने वाली हैं, और प्रकाशक भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वो भी मंच पर आ जाएं और किताबें भी मंगवा लें। तब तक मैं आपसे एक और सवाल मुझे पूछना है, जो हमारे सेशन का टाइटल भी है, आपकी एक बुक का टाइटल भी है, कनेक्ट द डॉट्स। उस किताब में आपने जो लोगों की कहानियाँ लिखी हैं वो कुछ सेक्शन में डिवाइड की हैं, जुगाड़, जुनून और ज़ुबान, इस तरह से। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था, बिकॉज़ मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, हम लोग भी एक नया काम कर रहे हैं, नया शुरू कर रहे हैं। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोग नया काम शुरू करते हैं, वो बेसिकली इन तीनों के साथ ही चलते हैं। जुगाड़ भी साथ में ही चलती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका फैमिली बैकग्राउंड इससे रिलेटेड नहीं रहा, जिनकी फैमिली नौकरी पेशा थी और अब उनको बिजनेस करना है, तो वो कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके अपने लिए रास्ता निकालते ही हैं। बिना जुनून के कोई काम आगे बढ़ता नहीं। और ज़ुबान तो ऐसी चीज़ है कि आपके पास जब तक शब्द नहीं होंगे तब तक आप लोगों को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। एक वो मारवाड़ियों में एक कहावत है कि धंधे वाला आदमी है तो उसको बोलना तो आना ही चाहिए। वो अगर बोलना नहीं जानता होगा तो लोगों को लुभाएगा कैसे। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं।
तो आपने इसको सेक्शन में डिवाइड करके क्या अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, या आप भी ये मानती हैं कि तीनों चीज़ों के बिना कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता? देखिए, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि हमारा शरीर तामसिक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, सात्विक हो सकता है, और तीनों गुण हर में होते हैं, लेकिन किसी में एक गुण ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो उसी तरह से मतलब हमको सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन शायद उनकी कहानी में जुगाड़ ज़्यादा महत्व था, पूर्ण था, मेरे मतलब हिसाब से। आई डोंट नो, मतलब वो मेरी इंटरप्रिटेशन है। सो ये तो जैसे आर्टिस्टिक लिबर्टी होती है ना, कि जो मुझे लगा सही मैंने उस तरह से किया, जिससे कि अलग अलग तरह की कहानियों का मिश्रण हो एक किताब में। सिर्फ मैं ऐसे लोगों की इंटरव्यू नहीं लेती हूँ जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं। बाय द वे, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग कमाते हैं और कई तरीक़ों से कमाते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि आपने किस तरह से सच्चाई से कमाया है, या धोखे से कमाया है, या अपने मामा जी से कॉन्ट्रैक्ट लेके कमाया है। तो एक तो मतलब देयर आर पीपल जिनकी बिजनेस इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन उनकी कहानी फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सुंदर है, क्योंकि उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसे अचीव किया। सो मैं सिर्फ टर्नओवर के ऊपर नहीं देखती हूँ सक्सेस है कि फेलियर है। कोई जैसे बहुत ही गरीब फैमिली से आया हो और उसने जो अचीवमेंट की है, हो सकता है वो अंबानी नहीं बना, लेकिन जहाँ से उसने शुरू किया और जो सफ़र तय किया, उसमें क्या क्या परेशानियाँ आई, किस तरह उसने उसको ओवरकम किया, तो वो ज़रूरी है बताना, क्योंकि हर कोई जो पाठक है वो अपने को ढूंढता है इन स्टोरीज़ में। ओके, तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रीजन से मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक कश्मीर से भी कहानी हो मेरी किताब में, नॉर्थ ईस्ट से भी हो, जो पूरा संपूर्ण भारत है। अगर खाली हम साइज़ देखें तो गुजरात और तमिलनाडु और ऐसे 3-4 बड़े बड़े प्रांतों में से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन जो असम में रहता है वो तो अपने उधर की कहानी भी पढ़ना चाहेगा, और हमें भी पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से मैं जब चुनती हूँ, तो मैं जैसे आप कोई खिचड़ी पका रहे हो तो उसमें सिर्फ चावल से काम नहीं चलेगा, उसमें हमें अलग अलग मसाले, कुछ सब्जियाँ, कुछ तड़का, कुछ घी, सब कुछ डालना पड़ेगा। तो उस तरह से मैं अलग अलग कहानियाँ चुन के किताब बनाती हूँ। बिल्कुल मैम, और ये बात भी सच है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर का टर्नओवर करोड़ों में हो। मेरे पेरेंट्स हम लोग को बचपन में एक बात बोलते थे, जब रिज़ल्ट आने वाला होता था तो हम लोग दुखी होते थे, तो वो ये बोलते थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के 100% मार्क्स आएँ। आप ये देखिए कि लास्ट एग्ज़ाम से इस बार आपने कितना बेहतर किया। दिस इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप ज़िंदगी में सीख सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी। आप खुद को पिछली बार से कितना बेहतर बना पा रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ाता जाता है। आई रिक्वेस्ट एलन प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। हाँ, मैं धरा पांडे जी को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी मंच पर आ जाएं, और मैं प्रकाशक महोदय से निवेदन करूँगी कि थोड़ा सा किताब के बारे में बता दें, तो हम फिर लॉन्च करते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रश्मि बंसल जी की किताब हमारे यहाँ से आई अनबाउंड स्क्रिप्ट से, और इसमें जो एक किताब है चैम्पियन है हम, ये किताब अपने आप में अनोखी है, और वो अनोखी इस तरीके से है क्योंकि उसमें आपको एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ नहीं मिलेंगी, उसमें आपको मिलेंगी बच्चों की कहानियाँ, और उन बच्चों की कहानियाँ जिनको किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं थी, स्लम्स के बच्चों की, और उन्होंने उसके बावजूद भी अपनी सोसाइटी और अपने आसपास के माहौल में कैसे कैसे बदलाव लाए, उनको क्या संघर्ष हुआ, और कम से कम सहूलियतों में भी उन्होंने बड़े बदलाव कैसे लेके आए। और दूसरी किताब है सच हुए सपने, इसमें एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ हैं। ये हिंदी ट्रांसलेशन है आई हैव अ ड्रीम किताब का, और मुझे लगता है कि ये किताब आप सबको पसंद आएगी और आप लोगों को अपने सपने पूरे करने में मदद भी करेगी। हुई मुनादी खबर मिली लो, हो हुई मुनादी खबर मिली लो, शहर हुआ तैयार
शहर हुआ तैयार है, सजा हुआ लिट चौक यहाँ है, सजा हुआ लिट चौक यहाँ है, उत्सव है त्योहार है, उत्सव है मैं अपनी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी मैम से। इसके अलावा यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, अगर किसी को क्वेरीज करनी है, कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा हम नहीं पूछ पाएंगे। कोई है जिसको कुछ पूछना है मैम से? Hello, ma'am. Welcome to Indore. I'm your huge fan, and my question is कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, बट उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो किस सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करें. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई लाइक व्हाट इज़ अ कॉलिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब दो तरह के लोग होते हैं. एक तो वो जो लव मैरिज करते हैं. लव मैरिज मीन्स यू फॉल इन लव विद सम पर्सन एंड फिर उससे शादी करते हो. सो सेम इज़ इन एंटरप्रेन्योरशिप. आपको किसी चीज़ से प्यार हो जाता है. जैसे इस किताब में कनेक्टिंग द डॉट्स में क्रॉसवर्ड बुक स्टोर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, इट्स अ फेमस. सो उनके जो फाउंडर थे आर श्रीराम, उनको किताबों से बहुत प्रेम था, तो उनको किताबें ही बेचनी थी. ही डिड नॉट वांट टू डू एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस. उनको वो जुनून था सिर्फ किताबों में मुझे जाना है. तो वो एक तरह के लोग होते. दूसरे होते अरेंज मैरिज. शादी हो जाती, फिर यू फॉल इन लव आफ्टर दैट. तो इवन इन करियर और एंटरप्रेन्योरशिप वही बात होती है. आप कोई भी सेक्टर चुन लो. सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है, आप 3, 4, 5 जगह जाके आप सर्वे करके आओ, किसी की फैक्ट्री देख के आओ, किसी के ऑफिस में जाके आओ, थोड़ा सा उसमें आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो फिर जब आप उस काम में घुस जाओगे, उसमें बिल्कुल दिलो जान से घुस जाओगे, तो फिर आपको उससे प्रेम हो जाएगा. फिर सुबह उठेंगे तो उसी की मतलब ख्याल आएंगे, रात को सोएंगे उसी के ख्याल आएंगे. जैसे बॉम्बे में एक 4 फाउंटेन स्पा है. तो जिन 3 लड़कों ने खोला, उनको कोई एक्चुअली स्पा सेक्टर से कोई प्रेम नहीं था. वो गए थे थाईलैंड, वहाँ उनको लगा ये तो बहुत अच्छा, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, अफोर्डेबल स्पा, नॉट 5 स्टार. तो फिर उन्होंने शुरू किया, और आज अगर आप उनको पूछो तो दे लव दैट बिजनेस. सो दैट्स व्हाट आई कैन से टू यू. तो सोचिए, कम और 2-3 छोटे मोटे बिजनेस कर लीजिए, 1000, 2000, 3000 रुपये लीजिए. एक्चुअली मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ है कॉल बिजनेस ब्लास्टर्स. हर बच्चे को 1000 रुपये दिए और 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया और उन्हें कोई बिजनेस करने के लिए छोड़ दिया. और उसमें से 160 जो सबसे बेस्ट थे उनका एग्जीबिशन हुआ. ऑल ऑफ देम वर फैंटास्टिक and some of them earned 15,000, some of them earned 50,000, some earned more. लेकिन it's not about money. उनका जो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, वो इतने मतलब जोश से अपने प्रोडक्ट के बारे में सब विजिटर्स को सुना रहे थे, बता रहे थे, बेच रहे थे. पहले वो सहमे हुए थे. उनको कोई, एक लड़का मुझे मिला, बोलता है मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. अब वो चॉकलेट बेच रहा है और 30-40 लोगों को उसने अपनी मार्केटिंग में रखा हुआ है. वो अब कॉलेज में आ गए, फिर भी वही काम कर रहा है. सो चूज एनीथिंग बट डू समथिंग. करेक्ट. मैं अपना लास्ट क्वेश्चन के साथ ये सेशन रैप करूँगी. मैम, आपके एक इंटरव्यू में आपने इंग्लिश का जिक्र किया था, तो आपकी जितनी भी किताबें अभी तक हैं वो सारी आपने इंग्लिश में लिखी हैं, बट यू सपोर्ट इंग्लिश टू, हिंदी प्लस इंग्लिश, और आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं. तो मेरा सवाल है कि क्या फ्यूचर में कभी आप डायरेक्ट हिंदी में लिखने के बारे में भी विचार बनाएंगी, या आप हिंदी में भी सीधे लिखना पसंद करेंगी? हाँ, मैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में लिखती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ. तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आप कैसे, हो सकता है, मतलब पॉसिबल. एक्चुअली बचपन में हमारे पिताजी ने ना ऐसा रूल रखा था कि घर में ना हिंदी ही बोलनी है, और उस समय तो बड़ी चिढ़ आती थी. फिर अब समझ में आया कि वो अच्छी बात थी, क्योंकि मतलब जितनी भाषाएं आप जानते हो उससे आपको फ़ायदा ही होता है. तो अगर मैं 4-5 और भी सीख लेती तो और अच्छा होता. मराठी थोड़ी जानती हूँ, फ्रेंच थोड़ी जानती हूँ, बट इतनी नहीं कि फराटे से बोल पाऊँ. तो हो सकता है मैं लिखूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्योर भाषा तो कोई भी नहीं बची है जो एकदम शुद्ध हो.
अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, जब मेरी किताब पहली बार ट्रांसलेट हुई कोई पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे शब्द थे कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता है। तो थोड़ा तो हमारा जो लैंग्वेज है उसमें मिश्रण हो चुका है। अब हिंदी के शब्द अंग्रेज़ी में भी आए हैं और अंग्रेज़ी के शब्द हिंदी में भी आए हैं, तो ठीक है, इसी तरह से भाषा का एवोल्यूशन होता है, उसकी प्रगति होती है। बट मेरे ख्याल से एक लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 50-50 आप करो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो 10% अंग्रेज़ी के शब्द हो सकते हैं, एंड अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो मतलब इट शुड नॉट बी लाइक पूरी खिचड़ी, मतलब वैसी आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे तो चलता है, बट आई डोंट थिंक किताबों में इट शुड बी डन। करेक्ट मैम। और कोई मैसेज जो आप राइटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए बन रहे हैं उनके लिए कोई छोटा सा संदेश आप अगर देना चाहें तो? मेरा तो वही संदेश है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मतलब हिंदी में बोलते हैं भूखे रहो बुद्धू रहो, पर उसका मतलब ये है कि आप बस बड़ा सोचो और नया कुछ करते जाओ। ऐसे नहीं कि हम सेटल हो गए, सब बढ़िया हो गया और बस ज़िंदगी, आराम वाली ज़िंदगी के पीछे हम भागें। क्योंकि जो असली ज़िंदगी है वो संघर्ष करके ही आपको जो फल मिलेगा और जो अंदर से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो संघर्ष से ही होता है। तो संघर्ष से दूर ना भागे, और जो भी लिखेंगे आप ज़रूर आप लिखिए, आप पर प्रकाशन के पीछे मत भागिए। पहले काम कीजिए और फिर आगे आपको फल मिलता रहेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और you, इंदौर आने अंकिता के लिए, इंदौर आने के लिए, लिट चौक में आने के लिए थैंक यू सो मच।